हेलो स्टूडेंट्स, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। ठीक है, ये समुद्र विज्ञान में समुद्र विज्ञान का टॉपिक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अटलांटिक महासागर में सतही धाराओं का सुनिश्चित जाल विकसित हुआ है। उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक में 2 उपोष्ण संचरण भंवरों का विकास हुआ है। प्रत्येक संचरण भंवरों के चारों ओर 4 प्रमुख धाराओं का घेरा पाया जाता है, जैसे कि विषुवत-रेखीय धारा, पश्चिमी सीमा धारा। अटलांटिक में पश्चिमी सीमा धारा जो उत्तरी अटलांटिक है ना, वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, और दक्षिणी अटलांटिक में ब्राज़ील धारा। उत्तर पूर्व एवं पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली उत्तरी अटलांटिक धारा, ठीक है, दक्षिण पूर्व एवं पूर्व में चलने वाली धाराएं तथा पूर्वी सीमा धारा, जैसे कि कनारी धारा और बेंगुएला धारा। प्रत्येक संचरण भंवर के मध्य में जल टीला या जल पहाड़ी की स्थिति है, जिसका पश्चिमी पार्श्व तीव्र और पूर्वी पार्श्व मंद है। ठीक है, प्रत्येक संचरण भंवर के पश्चिम में प्रवाहित होने वाली धाराओं की चौड़ाई कम परंतु प्रवाह की गति अधिक होती है। ठीक है, तो पहले अब हम देखेंगे अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी धाराएं हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है उसमें गर्म जलधारा के अंतर्गत है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, और ठंडी धारा के अंतर्गत है लैब्राडोर और कनारी धारा। उसी प्रकार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा, और उत्तरी और दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा के बीच में प्रति विषुवत-रेखीय धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा है ब्राज़ील की धारा, ये भी गर्म जलधारा ही है। ठीक है, और फिर उसके बाद ठंडी जलधारा के अंतर्गत दक्षिण अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड धारा और बेंगुएला धारा ये प्रवाहित होती हैं, और दक्षिण अटलांटिक धारा ये भी प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा। सामान्य रूप से उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य विकसित होती है। अफ्रीका के पश्चिम से, जहाँ पर कनारी की ठंडी धारा का जल इसे ढकेलता है, ठीक है, वहाँ से ये प्रारंभ होकर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। ठीक, फिर ये उस पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। यह एक गर्म जलधारा है जिसका जल खारा होता है। जैसे ही धारा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक के पास पहुंचती है, इसकी दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाती है तथा उसे पार करने के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसका 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है। पहली शाखा जो है वो एंटिलीज की धारा के नाम से जाना जाता है और पश्चिम द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। दूसरी शाखा कैरिबियन सागर में प्रविष्ट हो जाती है तथा कैरिबियन धारा के नाम से युकाटन चैनल पर पहुंचती है। अब इसके बाद है दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा। यह धारा भी पश्चिमी अफ्रीका तथा पूर्वी दक्षिण अमेरिका के तटों के मध्य 0 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती है। यह धारा विषुवत-रेखीय धारा से अधिक स्थायी होती है और प्रबल होती है। वास्तव में यह धारा बेंगुएला धारा का ही अग्रभाग है। ब्राज़ील तट के पास यह धारा 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। प्रथम शाखा उत्तर पश्चिम शाखा के रूप में उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा से ट्रिनिडाड के पास मिल जाती है। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा ब्राज़ील धारा को जन्म देती है। यह धारा भी व्यापारिक पवन से प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। अब इसके बाद है प्रति विषुवत-रेखीय धारा। प्रति विषुवत-रेखीय धारा भूमध्य रेखीय भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। इसकी स्थिति उत्तर तथा दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा के मध्य में है। पूर्व में गिनी तट तक इसका अस्तित्व रहता है। इसे गिनी धारा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी भाग में यह लुप्त हो जाती है, परंतु पूर्वी भाग में इसका अस्तित्व बना रहता है।
दोनों विषुवत-रेखीय धाराओं की तुलना में इसका तापमान अधिक तथा घनत्व कम होता है। 47 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास स्थित अपेक्षाकृत ठंडे जल के ऊपर से चलने वाली हवाएं कोहरा उत्पन्न करती हैं, जिस कारण जलयानों का संचालन कठिन हो जाता है। इस धारा की उत्पत्ति के विषय में कई मत प्रचलित हैं। कुछ लोगों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं इसे उत्पन्न करती हैं, परंतु यह धारा तो साल भर प्रवाहित होती है, जबकि शीतकाल में शांत मंडल से शरदकालीन मानसून अदृश्य हो जाता है। अतः यह मत मान्य नहीं है। वास्तव में ब्राज़ील तट के पास उत्तर तथा दक्षिणी विषुवत-रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। अतः अफ्रीका तट के पास कम जल राशि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति धारा के रूप में प्रति विषुवत-रेखीय धारा का आविर्भाव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है गल्फ स्ट्रीम, या इसे खाड़ी की धारा भी कहते हैं। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 डिग्री अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट है कि गल्फ स्ट्रीम एक विस्तृत धाराक्रम है, जो कि विस्तृत भागों की जलवायु को प्रभावित करता है। इस क्रम में 3 धाराओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पहला है फ्लोरिडा धारा, जिसमें फ्लोरिडा जल डमरू से हेट्रस अंतरीप के बीच ये पाया जाता है। फिर है गल्फ स्ट्रीम हेट्रस अंतरीप से ग्रांड बैंक के बीच। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो कि ग्रांड बैंक के पूर्व तथा पश्चिमी यूरोप तट के बीच प्रवाहित होता है। ठीक है, इसके बाद है तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा उत्तरी भूमध्य रेखा का उत्तरी विस्तृत भाग है, जो युकाटन चैनल से होकर मेक्सिको की खाड़ी में पहुंचता है और वहां से फ्लोरिडा जल डमरू से होकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंचती है। इस तरह फ्लोरिडा धारा में विषुवत रेखीय जल की प्रायः सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं। इस धारा में जल का तापमान 75 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 24 डिग्री सेंटीग्रेड और लवणता 26 प्रति हजार होती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का तापमान कभी 43.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं हो पाता है। जब यह धारा फ्लोरिडा जल डमरू से होकर गुजरती है तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, परंतु इसे पार करते ही इस धारा की चौड़ाई पुनः बढ़ जाती है। वह तट से होकर आगे चलती है। ठीक है, सेंट ऑगस्टाइन के पास यह धारा 30 नॉटिकल मील ठीक है 30 नॉटिकल मील दूर और इस स्थल से 15 डिग्री और उत्तर जाने पर यह तट से 85 मील दूर हो जाती है, परंतु हेट्रस अंतरीप के पास इसकी तट से दूरी 10 से 20 मील हो जाती है। फ्लोरिडा धारा की चौड़ाई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। फ्लोरिडा जल डमरू में इसकी चौड़ाई 30 मील के बराबर होती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एंटिलीज धारा फ्लोरिडा धारा से मिल जाती है। फ्लोरिडा धारा के उत्पत्ति के विषय में व्यापारिक हवाओं की पूर्व से पश्चिम दिशा में गति सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताई जाती है। इस धारा की औसत गति 25 नॉटिकल मील प्रतिदिन है। इसके बाद हम देखेंगे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की खोज पोंस डी लियोन द्वारा 1513 में की गई। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल संविष्ट कर हेट्रस अंतरीप से आगे बढ़ता है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। यह एक चौड़ी तथा गर्म जल वाली धारा है। अपने दाहिने ओर यह धारा सारगैसो सागर तथा चापो जो है और ठंडी दीवार से अलग अलग हो जाती है। तट के पास जल का तापक्रम 4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा लवणता न्यूनतम होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व के पास इस ठंडी जल राशि की मौजूदगी के विषय में बताया जाता है कि सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी का ठंडा जल दक्षिण की ओर मुड़कर चला जाता है। कुछ लोगों के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण गर्म जल तट से दूर हटा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप लेब्राडोर
ठंडी धारा का जल हेट्रस अंतरिक्ष तक चला जाता है। जो भी हो, गल्फ स्ट्रीम अपने साथ गर्म जलधारा लेकर आगे बढ़ती है और समीपवर्ती भागों के मौसम को प्रभावित करती है। ठीक है। इसके बाद है उत्तरी अटलांटिक धारा। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री दक्षिण देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से उत्तरी अटलांटिक धारा कहते हैं। प्रथम उत्तरी शाखा उत्तर पूर्व दिशा में अग्रसर होती है, जिसके पश्चिम तरफ लेब्राडोर ठंडी धारा का जल होता है। परिणाम स्वरूप ठंडे गर्म जलों के सम्मिश्रण के कारण उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में पर्याप्त अंतर आ जाता है। तापमान एवं लवणता घट जाती है। इसके होते हुए भी यह धारा अब भी गर्म जलधारा होती है, परंतु गति कम हो जाती है। आगे चलकर यह उत्तरी शाखा कई उप शाखाओं में बट जाती है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी जो है पूर्वी शाखा उत्तरी शाखा की अपेक्षा अधिक गर्म होती है तथा पूर्व दिशा में चलकर फ्रांस और स्पेन के तट के पास पहुंचती है। इसकी भी कई उपशाखाएं होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कनारी की धारा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कनारी की धारा। तो कनारी की धारा ठंडी धारा है, जो कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्ड के बीच प्रवाहित होता है। वास्तव में कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक धारा का ही बड़ा रूप होता है, जो कि दक्षिण भाग में है, जो स्पेन तट से मुड़कर दक्षिण की ओर जाने लगती है। ठीक है। इसकी गति जो है 8 से लेकर 30 मील प्रतिदिन होता है। इस धारा की जो इस धारा के प्रवाहित होने में व्यापारिक पवन का हाथ बताया जाता है। ठीक है। कनारी धारा जो है उसकी उत्पत्ति मेनली क्या है, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर होती है। वहाँ पे का जो सागरीय जल है वो बहुत अधिक ठंडा होने के कारण भारी हो जाता है और सागर तली में बैठने लगता है। उसके बाद यह धारा जो है यूरोप के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई आती है और अफ्रीका का जो कनारी द्वीप है उसके पास इस धारा की उत्पत्ति होती है, जिस कारण इसे कनारी धारा का नाम दिया गया है। इसके बाद है लेब्राडोर धारा। यह धारा एक ठंडी धारा है जो कि बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जल डमरू के मध्य से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड तट तक तेजी से आती हुई ग्रैंड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। सम्मिलन स्थान पर जो ये धारा है उसका घनत्व कम और न्यूनतम लवणता और तापमान से गल्फ स्ट्रीम के अधिक घनत्व और उच्च लवणता और उच्च तापमान के कारण ये जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेब्राडोर धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड न्यूफाउंडलैंड तक लाए जाते हैं, जिस कारण जलयानों को अपार क्षति उठानी पड़ती है। लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के सम्मिलन के कारण न्यूफाउंडलैंड के पास घना कोहरा उत्पन्न होता है, जो सागरीय यातायात में बाधा उत्पन्न करता है। इसके बाद हम देखेंगे ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म जलधारा है। इसका आविर्भाव दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा के सैन रॉक के पास ब्राज़ील तट से टकराकर द्विशाखन के कारण होता है। एक शाखा जो है उत्तर की ओर मुड़ जाती है और उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है, जबकि दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से दक्षिण अमेरिका के समानांतर 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक प्रवाहित होती है। इसके बाद पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, विक्षेपक बल के कारण तथा पछुआ हवाओं से प्रभावित होकर पूर्व में मुड़ जाती है। यहीं पर दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड की ठंडी धारा ब्राज़ील धारा से मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे फॉकलैंड की ठंडी धारा। अंटार्कटिका सागर का ठंडा जल फॉकलैंड धारा के रूप में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होता है। इसका अधिकतम विस्तार 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक पाया जाता है। इस धारा के द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र में हिमखंड दक्षिण अमेरिका तट तक लाए जाते हैं। इसके बाद है दक्षिण अटलांटिक धारा।
जब ब्राज़ील धारा पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेपक द्वारा पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है तो स्थल के अभाव में पछुआ हवाओं द्वारा प्रेरित होकर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, अंटार्कटिक प्रवाह आदि नाम से संबोधित किया जाता है। यह एक ठंडे जल की धारा है। ठीक है, इसके बाद है बेंगुएला धारा। यह भी एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिण अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है। आगे बढ़कर यह धारा विषुवत-रेखीय धारा में विलीन हो जाती है। तो ये सभी थी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रशांत महासागरीय जलधाराएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।